हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र क्या होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं मादा जनन तंत्र क्या होता है। तो देखिए मादा जनन तंत्र में लगभग हम लोग को मादा जनन तंत्र में बहुत सारा चीज़ के बारे में जानना होता है। सबसे पहले तो ओवरी हो गया, ये ओवरी है, अंडाशय जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ये यहाँ हम लिख दिए फाइलोपियन ट्यूब है यहाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोपियन ट्यूब। फाइलोपियन ट्यूब को हम लोग जानते हैं अंडवाहिनी के नाम से, अंडवाहिनी। उसके बाद हम लोग को जानना है यहाँ फाइलोपियन ट्यूब के आगे आते हैं यूटेरस या यूटेराइन कैविटी या यूटेरस हम लोग बोलते हैं, यूटेरस। इसको हम लोग गर्भाशय बोलते हैं, गर्भाशय। उसके बाद यूटेरस के आगे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग जानेंगे इसके वैजिना के बारे में। वैजिना, वैजिना क्या होता है, और ऊपर से स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बालवा। इसके बारे में भी यहाँ हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ के बारे में समझते हैं, और इसमें होता है एसेसरी सेक्स ग्लैंड होता है, उसमें वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। एसेसरी सेक्स ग्लैंड, एसेसरी सेक्स ग्लैंड जिसको सहायक, यहाँ पर देखिए वेजिना को तो योनि बोलते हैं और भालवा को भाग, और इसको बोलते हैं एसेसरी सेक्स ग्लैंड को सहायक लिंग ग्रंथि, इसको बोलेंगे सहायक लिंग ग्रंथि। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे मेमरी ग्लैंड के बारे में, इसी के अंतर्गत आता है मेमरी ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं बार्थोलिन ग्लैंड ग्रंथि। तो देखिए एक एक करके हम लोग जानते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये समझ में आ गया। ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, वेजिना है, वाल्वा है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड में मेमरी ग्लैंड है और बार्थोलिन है। ये सारा चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे। यहाँ कंसंट्रेट हुई है कि हम लोग को जानना क्या है, फीमेल से रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर में ही सब कुछ रखा हुआ है, अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब पहले हम लोग समझते हैं यहीं से कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले ओवरी, देखिए यहाँ पर ओवरी है, यही पार्ट जो है ओवरी है। इस ओवरी में अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, यही ओवरी है। यहाँ पर जो ओवरी है ये ऑलमोंड शेप होता है। ऑलमोंड शेप कहने का मतलब हुआ कि बादाम के आकार का, और दोनों तरफ पाया जाता है। ये यूटेरस हो गया, गर्भाशय हो गया, इस गर्भाशय के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ पाया जाता है। और इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, अंडाणु का, ओवम का इसमें फॉर्मेशन होगा। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। और अंडाणु जो होगा इसमें, और अंडाणु का फॉर्मेशन होगा, और अंडाणु जब हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, आगे पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र के बारे में, तो वहाँ पर हम लोग समझेंगे कि अंडाणु जो होता है कब बाहर निकलता है, ओवम से कब बाहर निकलता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस यहाँ अभी इतना समझिए कि अंडाशय, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, और अंडाणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को जो होता है हम लोग बोलते हैं oogenesis, मतलब इसमें oogenesis प्रोसेस होता है, अंड जनन, oogenesis बोलते हैं, oogenesis, oogenesis इसको हम लोग अंड जनन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, अंड जनन मतलब अंडाणु का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। अब अंडाणु का फॉर्मेशन होगा तो अंडाणु ओवम ओवरी से क्या होगा, बाहर आएगा। तो बाहर आने की प्रक्रिया को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। बाहर आने की प्रक्रिया को बोलेंगे ओवुलेशन। अंडोत्सर्ग, क्या बोलेंगे, अंडोत्सर्ग। बाहर आने की प्रक्रिया को बोलेंगे अंडोत्सर्ग। तो पहला इतना बात याद रखना है कि अंडाणु मतलब अंडाशय जो होता है, अंडाशय में
अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, और अंडाणु का फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया को oogenesis बोलते हैं। जब अंडाणु मैच्योर हो जाता है ओवम, तो यहाँ से क्या होगा, बाहर आएगा, तो बाहर आने की प्रक्रिया को बोलेंगे oogenesis कहेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ तो बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद ये जाएगा कहाँ, फाइलोपियन ट्यूब में। यहाँ देखिए फाइलोपियन ट्यूब है, अगला हम लोग को वही है फाइलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर जब बाहर निकलेगा, बाहर निकलने की प्रक्रिया को बोलते हैं अंडोत्सर्ग, और इसके बाद इसमें जाएगा किस में, अंडवाहिनी में, फाइलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही यहाँ से, आप देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी है क्या, अंडाशय, इधर भी है अंडाशय, मतलब एक जोड़ा अंडाशय होता है, एक जोड़ा अंडाशय होता है। तो इतना बात याद रखिएगा कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो अगर मान लीजिए एक बार यहाँ, अगर मान लीजिए इस महीना में इधर से अगर इस साइड वाले अंडाशय से, ओवरी से ओवम बाहर निकलता है, तो अगला महीना में इससे नहीं निकलेगा, इससे निकलता है, मतलब अल्टरनेटिंग चलता है। इस महीना में इससे निकला, फिर अगला महीना में इससे, फिर अगला महीना में इससे, फिर उससे अगला, मतलब अल्टरनेटिंग चलता है। आप ही सोचिए, अगर दोनों में से एक ही महीना में अगर निकल गया, दोनों में एक ही महीना में दोनों में अगर अंडाणु निकल गया, अंडाणु निकलने के बाद जब यहाँ आएगा, इधर से भी और इधर से भी, और स्पर्म आएगा, तो दोनों को फर्टिलाइज कर देता है, वही जुड़वा बच्चा होता है। तो जुड़वा बच्चा तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, वो क्या होता है, जब अब नॉर्मल कंडीशन आता है तो उस टाइम होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में एक महीना में एक ही ओवरी से ओवम सेक्रेट होगा, इतना बात याद रखिएगा। उसके आगे देखिए, उसके बाद है कि यहाँ से, यहाँ मान लीजिए यहाँ से क्या होगा, अब बाहर आएगा कौन, यहाँ ओवम, ये ओवम है, ओवम बाहर आएगा। अब बाहर आने के बाद ये कब बाहर आता है, कैसे आता है, वो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, वहाँ पर समझेंगे। अभी बस यहाँ समझिए, बाहर आता है ओवुलेशन प्रोसेस के द्वारा, क्या होगा, बाहर आएगा ओवम। अब जैसे ही बाहर आता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर फिम्बरी, यहाँ पर ये फिम्बरी मतलब झालर होता है, ये इसको क्या करेगा, कैच करता है, पकड़ता है। पकड़ने के बाद ये ओवम जाता है कहाँ, फाइलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाता है। अब फाइलोपियन ट्यूब में देखिए, यहाँ पर फाइलोपियन ट्यूब में 3 प्रकार है। एक है इस्थमस, जो यहाँ वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ वाला पार्ट इस्थमस, उसके बाद फिर है एम्पुला, और उसके बाद फिर इनफंडिबुलर, यहाँ इनफंडिबुलर ये वाला पार्ट हो गया। तो ये तीनों को एक साथ मिला करके बोलते हैं फाइलोपियन ट्यूब। जैसे यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, फाइलोपियन ट्यूब। यहाँ वाला पार्ट को बोलेंगे इनफंडिबुलम, उसके बाद जो बीच वाला पार्ट होगा उसको एम्पुला, और लास्ट वाला पार्ट को इस्थमस कहेंगे। तो यहाँ देखिए, जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ आने के बाद इनफंडिबुलम, ये जब ये ओवुलेशन होगा, ओवम बाहर आएगा, बाहर आने पर फिम्बरी क्या करता है, इसको कैच कर लेता है, खट से क्या करेगा, पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद वो फाइलोपियन ट्यूब अपने अंदर कर लेता है, इसमें चल जाता है। अब यहाँ पर जाने के बाद इनफंडिबुलम में गया, फिर उसके बाद एम्पुला। और एक बात और याद रखिएगा कि इसमें जो होता है, इसमें सीलिया होता है, इसमें सीलिया होता है। ये सीलिया क्या करता है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ओवम जो होता है नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब अगतिशील होता है, उसमें गतिशील नहीं होता है, वो अपने खुद से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो वो क्या हुआ, इसमें सीलिया होगा, सीलिया के द्वारा, सीलिया में मूवमेंट हमेशा होते रहता है, और जैसे इस तरह का मूवमेंट होते रहेगा और उस पर ओवम जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आगे जाएगा, आगे की तरफ धकेलेगा, उसको आगे की तरफ धकेलेगा, उस तरह से ये क्या करता है, ओवम इधर की तरफ आता है। अब देखिए, यहाँ पर इनफंडिबुलम पार्ट ये हो गया, एम्पुला हो गया, इस्थमस ये पार्ट हो गया। और यहाँ पर एम्पुला पार्ट का एक विशेष काम है। क्या काम है ये भी समझिए। यहाँ पर जो होता है, जब ओवम जो होगा यहाँ से यहाँ तक एम्पुला रीजन में ही रहेगा, और इधर से स्पर्म जाएगा, मतलब शुक्राणु जाएगा, एम्पुला रीजन में ही ये ओवम रहेगा। तभी अगर यहाँ पर फर्टिलाइज होगा, तभी क्या होगा, मतलब आगे जो होगा जाइगोट बनेगा, और जाइगोट का इम्प्लांटेशन होगा एम्पुला रीजन में ही। अगर एम्पुला रीजन से बाहर आ गया, यहाँ मान लीजिए आ गया ओवम, तो फिर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इतना बात याद रखिएगा कि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, उसका एक स्पेशल जगह होता है, वहीं पर वो फर्टिलाइज करेगा। कहाँ पर, तो एम्पुला रीजन में।
कभी ये भी पूछ सकता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है, तो कहाँ पर होगा, एम्पुला रीजन में होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद फिर इस्थमस में आता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सब बात हम लोग जानते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। निषेचन क्या होता है, जब क्या होगा, स्पर्म है और ओवम है। स्पर्म मतलब शुक्राणु और ओवम मतलब अंडाणु। अंडाणु है, ये स्पर्म कहाँ से, मेल से, और ओवम कहाँ से, फीमेल से। अब ये दोनों क्या होगा, मिलेगा, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन। निषेचन, अब यहाँ मान लो निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद क्या बनाएगा, जायगोट, जिसको हम लोग युग्मनज बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं इसी को, जायगोट बनाएगा। और जायगोट के बाद ये एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो जिसको हम लोग भोर्न कहते हैं, एम्ब्रियो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, भोर्न। और भोर्न के बाद क्या बनाता है, बच्चा बनाता है, चाइल्ड बनाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब आप समझ में आ गया होगा, शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेगा तो वही फर्टिलाइज करेगा। तो वो कहाँ पर होगा, एम्पुला रीजन में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में ये होगा। उसके बाद ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा, आगे आएगा। आगे आने के बाद इस्थमस में आएगा, और इस्थमस के बाद कहाँ आएगा, ये आएगा गर्भाशय में, मतलब यूटेरस में। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, जब फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइज होगा मतलब जायगोट बनेगा, और जायगोट बनेगा तब यहाँ पर क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है प्रत्यारोपण। यहाँ पर आकर के इस लेयर में धंसेगा, यूटेरस में धंसेगा, और यहीं पर क्या करेगा, अपना स्थान बनाएगा, और यहीं पर फिर क्या होगा, बच्चा बड़ा होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर चाइल्ड होगा यहीं पर। अगर मान लीजिए नहीं होगा तब क्या होगा, नहीं होता है तो फिर आगे आता है, और आगे आने के बाद जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ब्लीडिंग होगा, तो क्या होगा, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ये था फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ओवरी जाने, ओवरी के बाद फिर हम लोग यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के बारे में जाने। अब देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है यूटेराइन कैविटी, या इसी को हम लोग बोलते हैं यूटेरस, गर्भाशय, जहाँ पर बच्चा बड़ा होता है, पलता है माँ के गर्भ में, वही होता है गर्भाशय। तो गर्भाशय में क्या होगा, यहाँ पर देखिए, गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय में 3 लेयर होता है। 3 लेयर कौन कौन होगा, तो जो अंदर का लेयर होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंडोमेटेरियम। अंदर का लेयर होगा इंडोमेटेरियम। 3 तरह का लेयर होता है, तो जो अंदर का लेयर होगा इंडोमेटेरियम कहलाएगा। उसके बीच का जो लेयर होगा मायोमेटेरियम कहलाएगा, और जो सबसे लास्ट का अंतिम बाहरी लेयर होगा उसको पेरीमेटेरियम कहेंगे। और इन तीनों मेटेरियम को मतलब ये तीनों क्या है, लेयर हो गया। एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में गर्भाशय जो होता है यूटेरस, यूटेरस का कौन सा दीवार रप्चर होता है, जो ब्लीडिंग के समय वो क्या होता है, टूट टूट कर बाहर निकल जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसका है इंडोमेटेरियम। चूँकि हम लोग जानते हैं सबसे अंदर का लेयर यही है और यही है, तो रप्चर कौन होगा, यही मेटेरियम, इंडोमेटेरियम। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि एंडोमेटेरियम जब ब्लीडिंग होगा तो उस टाइम ये पूरा क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद गिर जाएगा। मतलब ये हर एक महीना बनता है, कौन, एंडोमेटेरियम। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ कि यूटेरस का कौन सा वाल जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस टाइम रप्चर हो जाता है, तो कौन, एंडोमेटेरियम। जब मासिक चक्र होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, तो ये दीवार क्या होगा, ये दीवार बाहर की तरफ गिर जाता है, मतलब ब्लीडिंग के साथ साथ ये भी बाहर आ जाता है। तो ये है गर्भाशय, यहाँ पर बच्चा पलता है। तो उसके आगे देखिए उसके आगे है यहाँ सर्विक्स है, सर्विक्स है, सर्विक्स जिसको हम लोग ग्रीवा बोलते हैं, ग्रीवा। सर्विक्स क्या होता है, इधर से भी वाल, इधर से भी, यहाँ पर ये सर्विक्स काफ़ी पतला नली होता है, जिस नली के द्वारा यहाँ पर भेजिना क्या होगा, खुलेगा। भेजिना जो होता है खुलता है, यही सर्विक्स में। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, सर्विक्स में क्या होता है जब देखिएगा कि यहाँ पर जब मान लीजिए
लड़की का एज कम रहता है और लड़का का एज ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम क्या होगा, जब उसका शादी होता है तो शादी होने के बाद ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि उसके देखिएगा हमेशा बोलेगी कि दर्द कर रहा है, दर्द। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि दर्द क्यों करता है, तो दर्द यहाँ पर देखिए सर्विक्स से होता है। ये सर्विक्स यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई एक जगह बार बार हथौड़ा का चोट लगे तो क्या होगा, टूटेगा ही, खराब होगा ही, उस पर धब्बा लगेगा ही। मतलब इसमें एक तरह से ये आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सर्विक्स कैंसर का। सर्विक्स कैंसर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि वही बात है कि लड़की का एज कम, लड़का का एज ज़्यादा, दोनों का शादी होता है। आगे बात समझ में आ गया हो, तो उसमें क्या होता है कि कैंसर हो जाता है वहीं पर, तो इसको काट के हटाना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये बहुत दिक्कत आती है सर्विक्स में, तो इसको याद रखिएगा विशेष रूप से। उसके आगे है, देखिए उसके आगे भेजिना है। ये भेजिना सब आदमी जानते हैं कि भेजिना, इसमें जो होता है भेजिना का ऊपर से जो बाहर की तरफ भेजिना खुलता है, तो इसमें क्या होता है कि उसको हम लोग बोलते हैं भेजिनल ऑरिफिस। देखिए अलग से हम एक फिगर बनाते हैं यहाँ पर, इस तरह से अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर है तो ऊपर में और नीचे 2 होल रहता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं, बाहर से देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भेजिना है, भेजिना से में क्या होगा, यहाँ पर 2 होल रहता है। तो वो जो गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, उस गड्ढा टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है उसको हम लोग बालवा कहते हैं। गड्ढा टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है बाहर से जो हम लोग को दिखाई पड़ता है वो उसको बालवा कहते हैं। और उसके अंदर जो होता है भेजिना होता है, जो उसमें 2 होल रहता है। उस गड्ढा में देखिएगा 2 होल रहता है। अब 2 होल, एक ऊपर की तरफ होल रहेगा और एक नीचे की तरफ होल रहता है। तो ऊपर का जो होल होगा उसको बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस। यूरेथ्रल ऑरिफिस ये क्या होता है भाई, तो ये होता है यूरेथ्रल ऑरिफिस, जो यूरिन बाहर आता है तो वो दूसरा होल के द्वारा आता है। जो यूरिन या यूरेथ्रा जहाँ पर खुलता है उसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस, जिससे क्या होता है मूत्र मार्ग बोलते हैं, जिससे मूत्र बाहर निकलता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस। और एक उसके नीचे में होता है छिद्र, उसको बोलते हैं भेजिनल ऑरिफिस। भेजिनल ऑरिफिस इसको बोलेंगे भेजिनल ऑरिफिस। तो देखिए इसमें 2 होल हो गया, एक यूरेथ्रल ऑरिफिस और दूसरा भेजिनल ऑरिफिस। जो भेजिना बाहर की तरफ क्या होता है, खुलता है, भेजिना बाहर की तरफ खुलता है उसको बोलते हैं भेजिनल ऑरिफिस। अब यहाँ पर भेजिनल ऑरिफिस के ऊपर में, भेजिनल ऑरिफिस के ऊपर में समझिएगा, यहाँ पर भेजिनल ऑरिफिस के ऊपर में एक हाइमेन लेयर होता है। हाइमेन लेयर होता है, क्या होता है, हाइमेन लेयर होता है। ये लेयर जब फर्स्ट एमसी होता है या साइकिल चलाते समय या फिर रस्सी कूदते समय या किसी कारणवश अचानक मान लीजिए चोट लगा, उस टाइम ये लेयर रप्चर टूट जाता है। उसके बाद ये लेयर क्या होगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद ये रास्ता क्या होता है, फ्री हो जाता है। तो आजकल देखिएगा गांव में ये भी काफ़ी प्रचलित हो गया है कि क्या कि अगर फर्स्ट टाइम अगर कॉपुलेशन करते हैं, फर्स्ट टाइम अगर किसी के साथ संबंध बनाते हैं, अगर ब्लीडिंग नहीं हुआ, ब्लड बाहर नहीं आया, तो वो गलत दृष्टि से उसको देखा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसी टाइम अगर मान लीजिए ब्लड आना ही चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर में हाइमेन लेयर होता है, वो हाइमेन लेयर पहले से टूट जाता है। अब कैसे टूटता है, तो देख रहे हैं टूटता है, या फिर वो साइकिल चला रहा है, या अचानक चोट लग गया, या फिर फर्स्ट एमसी होता है उस टाइम टूट जाता है, या कूदते समय टूट जाता है। तो ये क्या होता है, किसी कारणवश कभी अगर टूट जाता है तो फिर उसको मतलब ब्लीडिंग नहीं आता है। यही है, जब अगर मान लीजिए जो सब नहीं होता है, अगर जिसमें रह जाता है, तब जाकर के क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। फर्स्ट बार अगर कॉपुलेशन होगा, संबंध बनाएगा, तो तब क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। तो यही हाइमेन लेयर है। तो आजकल इसका खूब हो रहा है कि गांव घर में कि अगर
देखता है, शादी होता है, शादी होने के बाद जब वो क्या होता है, फर्स्ट बार संबंध बनाता है तो उसको ब्लड अगर मान लीजिए नहीं आया तो सोचता है कि क्या अनाप शनाप बोलता है कि ऐसे हो वैसे है। तो ये कुछ नहीं है, कई कारण से ऐसा हो सकता है, कारण हमने बता दिया है। तो ऐसा ख्याल आप मन में न लाए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तब ये भेजना है। अब उसके बाद ये भालवा होता है, तो भालवा हमने पहले ही बता दिए कि ऊपर से क्या होगा कि गड्ढानुमा स्ट्रक्चर होता है उसमें। अब देखिए इसमें दो तरह का हो गया, एक होता है यूरेथ्रल ऑरिफिस भालवा में और एक होता है वेजिनल ऑरिफिस। अब इसी के अब कोई सोचते होइएगा कि अरे इसमें तो दो छिद्र होता है, अब संबंध बनाते समय कहीं इसमें चल गया, तब ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। यहाँ पर देखिए, यहाँ यूरेथ्रल ऑरिफिस है, यहाँ से क्या होगा, यूरिन बाहर आएगा और ये जो होल होता है इसका काफ़ी छोटा होता है, इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है। तो कहाँ, वेजिनल ऑरिफिस में ही जाएगा, ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है। तो यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र, इसको हमने समझाए हैं आप लोग को। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसका चर्चा कर देते हैं कि यूटेराइन फंडस है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको यूटेराइन फंडस कहते हैं, और जो यूटेरस होता है इसी को यूटेराइन कैविटी बोलते हैं, ये सारे पार्ट को। यही है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अगर कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आता है तो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत होगा तो वैसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम बता देंगे। चलिए आज का क्लास रहने देते हैं यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।